रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, उनमें से हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार का होता है। जब आगे क्लास में चलोगे तो उसमें बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को बताया जाएगा। आप लोगों की क्लास 10th में जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार दिया गया है उनको याद रखना और उनकी परिभाषा को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें से आपको 11 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को लिखाया गया है। यह आपका पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, जिसमें आपका संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले आता है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ क्या? योग करना, संयोग करना। ठीक है ना। तो इन रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगशील अभिक्रिया, या इन रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा नाम है संकलन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को अन्य दो नाम से भी जाना जाता है, एक योगशील अभिक्रिया और दूसरा संकलन अभिक्रिया। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि संयोजन अभिक्रिया का दो और उपनाम होता है, एक योगशील अभिक्रिया और दूसरा आपका जो है ना संकलन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा में हम लोग लिखे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले उत्पाद का निर्माण करता है या नए भिन्न गुण वाले एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है और इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में 2 मार्क में ये प्रश्न पूछता है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें, तो ये आपका 2 मार्क का प्रश्न होता है। इसी में आपको ऐसे भी प्रश्न देता है कि संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। तो संयोजन अभिक्रिया का जैसे यहाँ परिभाषा लिखा गया है और इसका उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये उदाहरण सहित आपको परिभाषा परीक्षा में लिखने के लिए दे देता है। तो इसलिए इसका परिभाषा हम लोगों को याद रखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए भिन्न गुण वाले एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण में हम लोग लिखे हैं H2 एक गैस है और O2 भी एक गैस है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है और O2 मतलब ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों गैस मिल करके एक जल का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करता है, यानी एक दूसरे से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके H2O का निर्माण करता है, यानी एक जल एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। इसी के साथ ये जो कार्बन देख रहे हैं, ये C का मतलब हुआ कार्बन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन हुआ। ये दोनों क्रिया करके जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसी प्रकार से S प्लस O2, S का मतलब हुआ सल्फर जिसका दूसरा नाम है गंधक। ये सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये बातों को हम लोग उदाहरण के तौर पे याद रखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण या आपको 2 उदाहरण पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, इसको भी याद रखना, इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस संयोजन अभिक्रिया का हम लोग का जो ना एक दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। संयोजन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है कि हम यहाँ पर लिखे हैं संयोजन अभिक्रिया का रोचक उदाहरण दैनिक जीवन में प्राप्त होता है। दैनिक जीवन का मतलब हुआ कि हम लोगों का डेली लाइफ का जो जीवन होता है उसमें संयोजन अभिक्रिया का खास तौर पर उपयोग देखा जाता है। ठीक है, कैसे खास तौर पे इसका उपयोग देखा जाता है तो उसके बारे में लिखाया गया है कि घरों की पुताई के लिए बिना बुझा हुआ चूना और जल के मिश्रण का जो है ना प्रयोग होता है। घर का जब पुताई किया जाता है या घर का जब प्लास्टर किया जाता है तो इसमें ऐसा मतलब जो है ना इस अभिक्रिया का जो है ना रूप देखने के लिए मिलता है, या ये अभिक्रिया हम लोग को आँखों द्वारा देखा जाता है। ये अभिक्रिया आँखों द्वारा देखा जाता है। जैसे कि आप मतलब बाहर मार्केट से जो बिना बुझा हुआ चूना लाए हैं, उस बिना बुझा हुआ चूना को पानी में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं।
उसी बात को लिखे हैं कि बिना बुझा हुआ चूना और जल का मिश्रण किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है और दोनों जब मिलेगा, बिना बुझा हुआ चूना और जल एक दूसरे से मिलेगा तो वहाँ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना का निर्माण करेगा। यही बात यहाँ पर लिखे हैं कि बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। हाँ, मार्केट से जो भी हम प्लास्टर करने के लिए मतलब मंगाते हैं, एक बोरी में वो एक जो मिश्रण होता है उसका नाम आप लोग चूना जानते हैं। घर मतलब बाज़ार से जो लाते हैं उसको हम लोग दरअसल चूना के नाम से जानते हैं, ठीक है। या आप घर में जो है ना प्लास्टर करने के लिए पीओपी मंगाते हैं, ठीक है ना, तो पीओपी भी एक मिश्रण की तरह होता है और उसको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है पानी में, मिला करके एक जो है ना मिश्रण तैयार किया जाता है और मिश्रण को क्या किया जाता है, घर पर पुताई किया जाता है। हाँ, तो घर पे जब पुताई करते हैं या सफ़ेदी करते हैं तो वो जो है ना एक अभिक्रिया के कारण ही, एक अभिक्रिया के मतलब द्वारा ही ऐसा मतलब हम लोग करते हैं। जब बुझे हुए चूने से पुताई करके छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 रहता है। आप लोग को पता है कि इस वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैस है जिसमें CO2 भी गैस पाई जाती है, ठीक है। तो जो वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस होती है उस गैस से अभिक्रिया कर लेता है कौन, तो जो मिश्रण तैयार हुआ है यानी कि बुझा हुआ चूना जो प्राप्त हुआ है उससे मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल में वो अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके एक संगमरमर जैसे मतलब यौगिक का निर्माण कर लेता है, ठीक है। जिस मतलब संगमरमर का आप सूत्र जानते हैं CaCO3, उसकी परत जैसी मतलब जो है ना एक मतलब यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो यही बात लिखे हैं कि मतलब संगमरमर जैसी परत का निर्माण कर लेता है, इसलिए पुताई के कुछ देर बाद दीवार से चमक उत्पन्न होती है। यानी जब घर में पुताई किया जाता है, जब वह सूख जाता है तो घर में जो चमक उत्पन्न होता है वो संगमरमर के कारण ही चमक उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारा मतलब बातों को समझने के लिए है और इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी छिपा हुआ है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। आपको याद रखना है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र सबसे पहले आपको याद रखना है CaO होता है। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल 2 होता है, ठीक है ना। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल 2 होता है, ये बात को याद रखना। ये दोनों सूत्र परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, CaCO3 का निर्माण करेगा। यही CaCO3 जो है ये संगमरमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, संगमरमर के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ठीक है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, ये आपको याद रखना है। अब चलिए ये बातों को हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। हाँ, कई बार इससे संबंधित प्रश्न एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना ये सवाल को कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है कैसे, ये आपको परीक्षा में सवाल पूछेगा, ठीक है ना। ऐसा सवाल रहता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के उल्टा है कैसे, तो ये आपको उदाहरण दे करके कहेगा स्पष्ट करें, ठीक है। अब देखिए उन प्रश्नों का उत्तर जानते हुए हम लोग इन परिभाषाओं को भी समझने का काम करेंगे। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा पूछा है कि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ लिखा गया है। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिखे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दो नाम है वियोजन अभिक्रिया का, एक और उपनाम आपको याद रखना है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का दूसरा नाम यानी उपनाम जो होता है वो अपघटन अभिक्रिया होता है। तो ये आपको परिभाषा याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको ये परिभाषा 2 मार्क में भी पूछा जाता है
कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इनके परिभाषा में आपको याद रखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारकों का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन और अपघटन दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। कई बार आपको वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कई बार आपको पूछ सकता है कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये बातों को याद रखना है। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा या अपघटन अभिक्रिया का परिभाषा आपको हमेशा के लिए याद रखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग एगो प्रश्न अभी जाने थे कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, यानी उल्टा है, कैसे? ये प्रश्न की जवाब आप इस परिभाषा से ही दे सकते हैं। अभी आप संयोजन अभिक्रिया में जाने हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि इसमें हम लोग परिभाषा जाने हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसका विपरीत आप परिभाषा यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। दोनों परिभाषाओं को लिखकर ये स्पष्ट हो जाता है, अगर दोनों परिभाषाओं को एक साथ लिख देते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का क्या है, विपरीत है। ये बातों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए CaCO3, जो आप CaCO3 देख रहे हैं, यह संगमरमर का सूत्र है। इसको रासायनिक नाम में कहा जाता है क्या, तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक नाम और याद रखना है, संगमरमर का दूसरा नाम होता है रसायन के क्षेत्र में, संगमरमर का दूसरा नाम यानी रसायन के क्षेत्र में हो जाता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका एक और उपनाम है, तो वो भी याद रखना, चूना पत्थर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये संगमरमर का जो आप सूत्र देख रहे हैं CaCO3, इसका 3 नाम होता है। एक नाम होता है चूना पत्थर, दूसरा नाम होता है संगमरमर और तीसरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो CaCO3 से प्रश्न मतलब जो है ना परीक्षा में पूछ देता है, पूछ देगा चूना पत्थर का निम्नलिखित में कौन सूत्र है, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा सूत्र, तभी उसका उत्तर सही करके आओगे, ठीक है। आपसे पूछ देगा संगमरमर का निम्नलिखित में कौन सूत्र है, ठीक है। तो ये आपको परीक्षा में ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो ये बातों को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों की नाम आपको ध्यान में रखना है कि एक नाम होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, फिर होता है विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार जो है वो आपको याद रखना है। अब हम लोग उसके बाद ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को लिखें। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिखे हैं, जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर CaCO3 है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, और यह पदार्थ जो है, यह जो मतलब पदार्थ है, यह पदार्थ गर्म करने पर टूटता है। गर्म करने का मतलब हुआ इसमें ऊष्मा उत्पन्न करा रहे हैं, यानी इसमें ऊष्मा मतलब दे रहे हैं या इसके ताप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो CaCO3 का जब ताप बढ़ाया जाता है यानी इसको गर्म किया जाता है, तो यह टूट जाता है और टूट करके 2 अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है। एक पदार्थ आपका CaO बनता है और दूसरा CO2 बनता है। यही CaO का अभी नाम जो जाने थे कि इसका नाम होता है क्या, बिना बुझा हुआ चूना। क्या नाम होता है? बिना बुझा हुआ चूना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि CaO का नाम क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, और इसके साथ CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखे हैं विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया में परिभाषा जाने हैं
कि जब कोई पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होता, अपघटित का मतलब हुआ टूटना, ठीक है ना। अपघटित का मतलब क्या हुआ, टूटना। तो यानी अपघटित होता है, अपघटित का मतलब टूटना होता है। क्या होता है, टूटना। यानी जब कोई पदार्थ जो है ना विद्युत धारा गुजारने पर वो टूट जाता है तब उसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात को याद रखना है। जैसे H2O एक जल है, ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब ये जल से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए H2 अब प्लस आयन अलग बना है, अब प्लस O2 माइनस आयन अलग बना है, तो दोनों अलग अलग हो गया। कब, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है जल से, तब। उसके बाद हम लोग लिखे हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया पर परिभाषा लिखे हैं, जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है। तो यहाँ भी अपघटित का मतलब क्या याद रखना है, टूटना। यानी टूटता है, प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, तब क्या कहलाता है, उसका परिभाषा का नाम हो जाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए एगो AgCl है, रसायन है। अब ये AgCl से जब प्रकाश गुजारा जाएगा, क्या गुजारा जाएगा, प्रकाश गुजारा जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। यानी ये आपका मतलब जो है ना चांदी मतलब जो होता है वो सिल्वर अलग हो गया, और यहाँ पर जो है क्लोराइड जो है वो अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। ये परीक्षा में कई बार ऑब्जेक्टिव में इससे प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। या इसका अभिक्रिया मतलब जो है ना उदाहरण पूछ देता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण आपको परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एगो बात और लिखे हैं कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, ठीक है ना। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचा जाता था पहले, उसमें इसका उपयोग होता था, ठीक है ना। अभी तो डिजिटल कैमरा आ गया है, तो उससे तो मतलब जो है ना कलर फोटो खींचा जाता है, लेकिन पहले की ज़माने में जो है फोटो जब खींचा जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचा जाता था। अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो है ना खींचा जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, इस अभिक्रिया का, ठीक है ना। हाँ, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का किस में उपयोग होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अब इसके बाद हम लोग लिखे हैं एगो मतलब जो है ना रासायनिक अभिक्रिया, जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को दरअसल हम लोग जो है ना विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए या विस्थापन अभिक्रिया कहिए, एक ही बात होता है। तो इसमें परिभाषा हम लोग लिखे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या मूलक, तत्व क्या होता है, जो भी आप लोग तत्व आप लोग जानते हैं कि 118 तत्व होता है, उसी तत्व की बात कही जा रही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, तत्व है। तो जब कोई तत्व या मूलक, मूलक का मतलब क्या हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का काम करता है, मूलक में यौगिक भी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब कोई तत्व या मूलक किसी यौगिक के तत्व या मूलक को हटाकर स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या मूलक किसी यौगिक के तत्व या मूलक को हटाकर स्थान ग्रहण कर लेता है, तब उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या केवल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CuSO4 एक यौगिक है, ठीक है। इस यौगिक में यानी कि इस यौगिक में दो मूलक है, एगो धन मूलक है, एगो ऋण मूलक है, ठीक है ना। इस यौगिक में कौन कितने मूलक है, दो मूलक है। एक Cu जो है वो धन मूलक है, SO4 जो है वो क्या है, ऋण मूलक है। दो प्रकार के मूलक होता है। तो ये इसमें से क्या करेगा, एक मूलक को हटाएगा और Fe उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए Cu को हटा करके Fe स्थान अपना ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। Fe स्थान
स्थान ग्रहण करके ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। अब क्यों स्थान इसको हटाकर ये स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। मतलब जो है ना क्रियाशीलता श्रेणी है, तत्वों की क्रियाशीलता श्रेणी जो होती है उस पर निर्भर करता है। अब देखो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील ये Fe है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्रियाशील इस दुनिया में जो तत्व है वो कौन सा सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तो आप जानते हैं सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। सोडियम धातु जो होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है। इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा करके उसको रखते हैं। अब उससे में मतलब उसी में एक Fe है, Fe जो है वो भी क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है। आपको दो तत्व में मतलब कंपेयर करने के लिए भी प्रश्न पूछ देगा पूछेगा बताओ कि Cu और Fe में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो आपका उत्तर में होना चाहिए कि Fe ज़्यादा क्रियाशील है, Cu की अपेक्षा Fe ज़्यादा क्रियाशील है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्वों को हटा देगा और अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ऐसे ही जब स्थिति उत्पन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया में तो उसका नाम पड़ता है विस्थापन अभिक्रिया। कैसा नाम? विस्थापन, मतलब हटाने का मतलब हुआ विस्थापन करना, ठीक है ना। अब देखिए Cu हटेगा, Fe अपना जगह ले लेगा, तो ये FeSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? FeSO4। अब प्लस मतलब जो है ना Cu मतलब प्लस में क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया अभी लिखे हैं ये एकल विस्थापन अभिक्रिया लिखे।